एक बहादुर अधिकारी नेहा कैदी के सामने खड़ी होती है और धीमी आवाज में कहती है, अर्जुन वर्मा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 महीने का समय है, उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। जेल विभाग चाहता है कि इस आखिरी वक्त में अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे पूरा किया जाए। बताओ, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कैदी यानी अर्जुन, जो करीब 24 साल का नौजवान था, ना तो उदास हूं छुआ और ना ही डरा, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पुलिस अधिकारी की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी है कि जब तक मेरी सांसें चले मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं। नेहा के माथे पर बल पड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक मौत का इंतजार करता कैदी ऐसा बेहुदा निवेदन कर सकता है। उसने सख्त स्वर में कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यह कोई सामान्य ख्वाहिश नहीं है और ना ही इसे पूरा करना कानून या नैतिकता के हिसाब से ठीक है। हम किसी लड़की की जिंदगी को एक अपराधी की ख्वाहिश के लिए खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन अर्जुन शांत था। उसने बिना किसी पछतावे के कहा, तो फिर आप ही मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती? आप भी तो अविवाहित हैं, पुलिस है, हिम्मत भी है। नेहा सन्न रह गई। उसे गुस्सा भी आया और हैरानी भी, पर एक अधिकारी होने के नाते उसने खुद को काबू में रखा। उसकी आंखों में कठोरता आ गई, पर आवाज संयमित रही। वह बोली, मैं एक पुलिस अफसर हूं, किसी की निजी वस्तु नहीं, और एक कैदी से ऐसी बात सुनना शर्मनाक है। नेहा ने वापस जाने के लिए मुड़ते हुए कहा, कोई और ख्वाहिश हो तो सोचकर बताना जो कानून के दायरे में हो। लेकिन अर्जुन अड्डा रहा। वह बार बार यही ख्वाहिश दोहराता रहा। नेहा जब ऑफिस लौटी तो उसके मन में हलचल थी। क्या सच में कोई कैदी ऐसी घिनौनी ख्वाहिश रख सकता है, या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा है? उसे लगने लगा था यह मामला जितना बाहर से दिखता है उतना साधारण नहीं दोस्तों। अब सवाल यह था कि क्या उस महिला पुलिसकर्मी ने उस कैदी की ख्वाहिश पूरी की या नहीं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की यह दिलचस्प और सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक होती है महिला पुलिस अधिकारी जिसका नाम था नेहा राठौर, जो अभी हाल ही में थाने की प्रभारी बनी थी। एक ईमानदार, निडर और कर्मठ महिला पुलिस अधिकारी थी। भले ही उसने वर्दी पहने अभी 1 साल भी नहीं पूरा किया था, लेकिन अपने साहस और निष्पक्षता की वजह से वह इलाके में एक भरोसेमंद नाम बन चुकी थी। उसके थाना क्षेत्र में कोई भी अपराध होता, नेहा तुरंत मौके पर पहुंच जाती थी। चाहे चोर हो, बदमाश हो या घरेलू हिंसा, वह किसी को भी बख्शती नहीं थी। एक दिन दोपहर के समय नेहा को वायरलेस पर एक सूचना मिलती है, मैडम गांव तिलकपुर में एक युवक ने अपनी ही मां पर हमला किया है। महिला गंभीर रूप से घायल है, जल्दी पहुंचिए। सूचना सुनते ही नेहा तुरंत अपनी सरकारी जीप में सवार होती है और अपने 2 सिपाहियों के साथ मौके के लिए रवाना हो जाती हैं। गांव की गलियों से होती हुई जीप जब उस कच्चे मकान के सामने रुकती है तो वहां भीड़ जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा जब भीतर पहुंची तो दृश्य बेहद विचलित कर देने वाला था। एक बूढ़ी औरत, सावित्री देवी, खून से सनी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके पास ही एक युवक करीब 21 साल का खड़ा था। हाथों में एक बड़ी लकड़ी की लाठी थी, लेकिन युवक की आंखें डरी हुई नहीं थीं, बल्कि उनमें शून्यता थी, जैसे वह खुद समझ नहीं पा रहा हो कि अभी क्या हुआ। नेहा सख्त आवाज में बोलती है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर रख दो और हमारे साथ थाना चलो। लड़का चुपचाप लाठी जमीन पर रख देता है। वह ना तो विरोध करता है, ना ही कुछ कहता है। नेहा को हैरानी होती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ पूछे बिना उसे जीप में बैठाकर थाने ले आती है। थाने में उसे एक अलग कमरे में बिठा दिया जाता है। नेहा सोचती है कि पहले प्राथमिक इलाज करवा लिया जाए और फिर लड़के से पूछताछ की जाएगी। लेकिन उस दिन नेहा का मन बेचैन था। न जाने क्यों उस लड़के की आंखों में उसे कोई अपराधी नहीं, बल्कि कोई टूटा हुआ इंसान नजर आ रहा था। करीब 3 घंटे बीतने के बाद नेहा के पास उच्च अधिकारियों का आदेश आता है कि लड़के को अदालत वकालत में 24 घंटे के अंदर पेश करना है। केस गंभीर था, अपनी मां पर जानलेवा हमला। यह अपराध समाज में बहुत ही निंदनीय माना जाता है। नेहा उस लड़के को न्यायालय ले जाती है।
वहां वकीलों और जजों की उपस्थिति में उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। तुम्हारा नाम अर्जुन वर्मा लड़का संक्षेप में जवाब देता है। क्या तुमने अपनी मां पर हमला किया था? अर्जुन चुप रहा। कोई जवाब नहीं। क्या तुम दोषी हो? फिर वही चुप्पी। कमरे में सन्नाटा था। अदालत के पास स्पष्ट गवाही थी। घटनास्थल पर अर्जुन के हाथ में लाठी देखी गई थी। मां बेहोश पाई गई थी और वह खुद मौके पर मौजूद था। अर्जुन की चुप्पी को स्वीकृति मान लिया गया। जज ने फैसले की घोषणा की। अर्जुन वर्मा, आपको आईपीसी की धारा 77 हत्या की कोशिश के अंतर्गत दोषी पाया गया है, क्योंकि पीड़िता की स्थिति गंभीर है और अपराध अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए आपको 2 महीने के बाद फांसी की सजा सुनाई जाती है। यह निर्णय सुनते ही भीड़ में खलबली मच जाती है, लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं, न डर, न पश्चाताप, न आक्रोश। नेहा कोर्ट रूम के बाहर खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो लड़का कुछ बोल भी नहीं रहा, वह इतना बड़ा अपराध कर सकता है। उसे याद आया, जब वह गांव पहुंची थी तो अर्जुन की आंखों में कोई वैश्यपन नहीं था, बल्कि एक बेचैन खामोशी थी, जैसे वह किसी अंदरूनी तूफान में घिरा हो। फैसले के बाद नेहा अर्जुन को फिर से थाने लेकर आती है और एक सील बंद कोठरी में रखवा देती है। अर्जुन की ओर देखने से भी कोई अफसोस नहीं झलकता। रात को जब थाने का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, नेहा अकेले अर्जुन की कोठरी के पास पहुंचती है। वह सोचती है कि इस लड़के से एक बार खुलकर बात की जाए। वह धीमी आवाज में कहती है, तुम्हें कोई दुख नहीं है। तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से अस्पताल में है और अब तुम्हें 2 महीने बाद फांसी होने वाली है। अर्जुन नेहा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। नेहा को यह देख गुस्सा आता है। वह डांटती है, क्या तुम्हें हंसी आ रही है? जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसका यह हाल कर दिया और अब मुस्कुरा रहे हो। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोलता। उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा था, शायद पीड़ा, शायद कोई गहरी बात जो अभी सामने आनी बाकी थी। नेहा की आंखों में सवाल थे। क्या अर्जुन सचमुच गुनहगार है, या फिर इस मामले में कुछ ऐसा है जो सबकी नजरों से छूट गया है? दोस्तों, थाने में उस दिन कुछ अलग ही था। सुबह से ही काम की अधिकता थी और नेहा राठौर वहीं तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी एक के बाद एक मामलों को निपटा रही थी। लेकिन एक अजीब बेचैनी उसके भीतर अब भी थी। कैदी अर्जुन वर्मा, जिसे कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, वह अब भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा था। नेहा को वह चुपचाप बैठा हुआ लड़का समझ नहीं आ रहा था, जिसने अदालत में भी कुछ नहीं कहा और गिरफ्तारी के समय भी कोई प्रतिरोध नहीं किया, जैसे वह खुद को दोषी मान चुका हो, या शायद उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई रास्ता ना हो। दोपहर के करीब थाने में एक महिला दौड़ती हुई आती है, चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू। मैडम, किसी ने हमारे घर में घुसकर चोरी कर ली है। सब कुछ ले गए, गहने, नकद, सब कुछ, वह महिला हांफते हुए बोलती है। नेहा गंभीर हो जाती है। वह तुरंत अपने 2 विश्वस्त कांस्टेबलों सुरेश और राजीव से कहती है, तुम दोनों इस महिला के घर जाओ, वहां आसपास की जांच करो, जो भी सबूत मिले तस्वीरें खींचो, पड़ोसियों से बात करो और मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी भेजो। राजीव और सुरेश फौरन उस महिला के साथ चले जाते हैं। अब थाने में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक ओर नेहा और दूसरी ओर कोठरी में बंद अर्जुन वर्मा। नेहा टहलते हुए धीरे धीरे उस कोठरी के पास पहुंचती है। थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रहती है, फिर बोलती है, तुम्हें दुख नहीं होता अर्जुन? तुम्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 2 महीने बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। अर्जुन कुछ नहीं बोलता। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर जैसे कोई तूफान छुपा हुआ हो। नेहा की आवाज थोड़ी तीखी हो जाती है, तुम अब तक कुछ बोले क्यों नहीं? अदालत में भी चुप, थाने में भी चुप, अपने गुनाह को कबूल भी ठीक से नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह चुप रहने से तुम बच जाओगे? फिर थोड़ी देर रुककर नेहा कहती है, लेकिन यह सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने सच में अपनी मां पर हमला किया है तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। इस तरह की गलती माफ नहीं की जा सकती। अर्जुन इस पूरी बातचीत के दौरान नजरें झुकाकर बैठा रहता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। नेहा चौंक जाती है। क्या तुम्हें हंसी आ रही है? नेहा की आवाज अब गुस्से में बदल चुकी थी।
क्या तुम्हें इतना भी दुख नहीं कि तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है? क्या तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं नहीं बची? लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में कोई उत्तेजना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक चुप ठंडी शांति। नेहा का मन भारी हो जाता है। उसे लगने लगता है शायद यह लड़का मानसिक रूप से भी टूटा हुआ है, या फिर यह उसका कोई ढाल है जिसके पीछे वह छुपा बैठा है। तभी अचानक उसके वायरलेस पर कॉल आता है। राजीव की आवाज थी, मैडम, हम उस महिला के घर पहुंच चुके हैं। घर की अलमारी से चोरी हुए पैसे की छानबीन की तो पड़ोसियों से पता चला कि उसी महिला का बेटा ही रोज अलमारी से पैसे निकाल रहा था। अब खुद उसने भी कबूल कर लिया है कि चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं, उसी बेटे ने की थी। नेहा फोन पर थोड़ी देर चुप रह जाती है, फिर गंभीर स्वर में कहती है, ठीक है, मामले को यहीं बंद करो। महिला से कहो कि अपने बेटे को समझाएं और अगली बार झूठी रिपोर्ट दर्ज ना करें। फोन कटते ही नेहा के चेहरे पर थोड़ी थकावट और निराशा झलकती है। वह अपने कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी उसका मोबाइल फिर से बजता है। इस बार यह एक आधिकारिक आदेश थाने के वरिष्ठ अधिकारी का। मैडम, नेहा कैदी अर्जुन वर्मा को फांसी से पहले जो भी उसकी अंतिम इच्छा हो वह पूछकर हमें सूचित करें। जेल प्रशासन उसकी अंतिम ख्वाहिश पर विचार करेगा। नेहा ने जी सर कहकर कॉल बंद किया, लेकिन अब उसका मन एक बार फिर उसी कैदी की ओर मुड़ गया जो कोठरी में अब भी वैसे ही शांत बैठा था। शाम का समय था, थाने में शांति थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और बाहर आसमान धीरे धीरे अंधेरे की चादर ओढ़ने लगा था। सभी पुलिसकर्मी दिन भर की थकान के बाद आराम के मूड में थे, लेकिन नेहा राठौर, उस थाने की ईमानदार और संवेदनशील महिला अधिकारी, अब भी सोच में डूबी हुई थी। वह उसी कैदी अर्जुन वर्मा के बारे में सोच रही थी जिसे 2 महीने बाद फांसी होनी थी। अदालत का फैसला हो चुका था और अब जेल प्रशासन की ओर से आदेश आया था कैदी की अंतिम इच्छा जानने का। नेहा कुछ देर अपने कमरे में बैठी रही, फिर उठी और चाय के 2 कप बनवाए, एक अपने लिए और एक अर्जुन के लिए। वह खुद चाय लेकर कोठरी की ओर बढ़ी। अर्जुन अब भी चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। नेहा ने 1 कप चाय कोठरी के भीतर पास से बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, लो, चाय पी लो। मुझे ऊपर से आर्डर आया है कि तुम्हारी कोई भी आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। जितना कानून और मर्यादा इजाजत दे उतना हम पूरा करेंगे। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 महीने हैं। अर्जुन ने चाय का कप हाथ में लिया। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसने नेहा की आंखों में देखा और बिना झिझक कह दिया, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि जब तक मैं जिंदा हूं, हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं। यह सुनते ही नेहा की आंखों में हैरानी और माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखने लगीं। कुछ क्षण के लिए वह सन्न रह गई। एक पुलिस अधिकारी के सामने कोई कैदी इस तरह की ख्वाहिश कैसे जाहिर कर सकता है? उसने गहरी सांस ली और संयम के साथ कहा, यह क्या बेहुदी बात है तुम्हारी? ये मांग ना तो इंसानियत के दायरे में है, ना ही कानून के। क्या तुम्हें कोई और इच्छा नहीं सूझी? आखिरी वक्त में भी तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी की नहीं थी। मैंने अपनी ख्वाहिश बता दी। अब आप माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है। नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसके पास एक अधिकारी की मर्यादा थी और एक महिला की गरिमा भी। देखो अर्जुन, नेहा सख्ती से बोली, ऐसी ख्वाहिश कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कोई लड़की इस तरह किसी अपराधी के साथ अपना शरीर साझा करना नहीं चाहेगी। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अर्जुन अपने डीठ अंदाज में बोला, क्यों नहीं चाहेगी? आप भी तो एक लड़की हैं। देखने से लग रहा है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आप ही क्यों नहीं मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देती? ये सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग बदल गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। उसका मन बहुत विचलित हो उठा। ये क्या बोल रहा है? क्या यह मजाक कर रहा है या इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? नेहा ने गहरी सांस ली और कोई प्रतिक्रिया दी बिना पलट गई। पहली बार वह अपने कर्तव्य से थोड़ा अलग हटकर एक नारी के रूप में अर्जुन वर्मा की आंखों में छिपे सच को जानने निकली थी। उसने सादे कपड़े, हल्की साड़ी पहन रखी थी
ताकि कैदी को यह एहसास हो कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जा रहा है। जैसे ही वह कोठरी के सामने पहुंची, अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वह चौंका, मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था आप आएंगी। जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी, तभी मुझे लगा था कि आप बाकियों से अलग हैं। आपके जैसा पुलिस अफसर मैंने कभी नहीं देखा। आपने मेरी बात को समझा? नेहा शांत थी। वह उसकी ओर बिना घबराए देखती रही। फिर बोली, मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि तुमने जो कहा वह ठीक था। मैं इसीलिए आई क्योंकि हर इंसान की अंतिम इच्छा जानना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं यह भी जानना चाहती हूं कि आखिर तुम्हारी ख्वाहिश के पीछे छुपा कारण क्या है। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, फिर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों की चमक अब थोड़ी नम सी हो गई थी। अगर मेरे जैसे हर कैदी ने यही ख्वाहिश रखी तो क्या आप सबकी पूरी करेंगी? अर्जुन ने पूछा। नेहा इस सवाल पर थोड़ी सोच में पड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जवाब दिया, नहीं, और शायद तुम्हारी ख्वाहिश भी गलत थी, लेकिन मैं जानती हूं कि लोग गलतियां करते हैं। मुझे यह भी लगता है कि कुछ खामोशियां झूठ से ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसीलिए मैं यहां हूं ताकि जान सकूं कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या है। अब माहौल बदल चुका था। नेहा ने सीधे सवाल किया, बताओ अर्जुन, तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था? क्या वह सब सच में तुमने किया था? यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी जुबान धीरे धीरे खुलने लगी। मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वह मेरी पूरी दुनिया थी। उस दिन हम दोनों खेत से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक दो लोग हमारे पास आए। शराब के नशे में उन्होंने मेरी मां के साथ बदतमीजी करनी चाही। मैंने उन्हें रोका। पहले तो मैंने विनती की, लेकिन जब उन्होंने मेरी मां पर हाथ उठाया तब मैंने पास पड़ी लाठी उठा ली। मैंने सिर्फ डराने के लिए मारी थी, लेकिन एक आदमी के सिर पर लग गई और वह वहीं गिर पड़ा। दूसरे ने मेरी मां को धक्का दिया और भाग गया। मैं मां के पास दौड़ा, लेकिन वह भी चोट में बेहोश हो गई। अर्जुन की आवाज भर्रा रही थी। लोग जमा हो गए। किसी ने मेरी लाठी देखी और समझ लिया कि मैंने ही मां पर हमला किया है। मेरी मां बोल भी नहीं पा रही थी और मुझे मौके से ही पकड़ लिया गया। नेहा अब तक बिना कोई शब्द बोले उसकी बातें सुन रही थी। उसका मन अंदर से हिल चुका था। एक बेटे को जिसने अपनी मां की रक्षा के लिए हथियार उठाया, उसी पर हत्या का आरोप लग गया। उसने अर्जुन से धीरे से कहा, तुमने अदालत में यह सब क्यों नहीं बताया? तुम चुप क्यों रहे? अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था और शर्मिंदा भी। मैं सोचता रहा कि क्या लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे। मां की हालत बहुत गंभीर थी। मुझे लगा शायद वह मर जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं सच कहकर भी खुद को नहीं बचा पाऊंगा। नेहा का दिल भर आया। उसने तुरंत अगली सुबह अर्जुन के केस की दोबारा समीक्षा कराने का निर्णय लिया। वह उसे दोबारा वकालत अदालत लेकर गई, जहां इस बार उसने खुद अर्जुन की तरफ से बोलना शुरू किया। अर्जुन ने वहां अपने पूरे दिल से सारी घटना दोहराई। अस्पताल से उसकी मां की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें यह साफ लिखा था कि घायल महिला के शरीर पर जो चोटें थीं, वे सीधे हमले जैसी नहीं, बल्कि धक्का मुक्की के कारण लगी थीं। कोर्ट ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। कुछ ही हफ्तों में असली गुनहगार पकड़े गए। वे दोनों अपराधी जो उस दिन वहां मौजूद थे, एक सीसीटीवी फुटेज और कुछ ग्रामीणों की गवाही से पकड़े गए। उन्होंने जुर्म कबूल भी किया। अर्जुन बेगुनाह साबित हुआ। उसकी फांसी की सजा खत्म कर दी गई और उसे रिहा कर दिया गया। कुछ महीने बाद अर्जुन अब एक नई जिंदगी जी रहा था, और नेहा वह अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं थी। वह अर्जुन की संरक्षक, मार्गदर्शक और अंततः जीवन साथी बन चुकी थी। हाँ, उन्होंने विवाह कर लिया। नेहा अर्जुन से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उम्र ने उनके रिश्ते को परिभाषित नहीं किया। उन्हें जो जोड़ा था वह था विश्वास, समझ और संघर्ष की साझी गहराई। दोस्तों, कहते हैं सत्य को समय चाहिए होता है, लेकिन वह हमेशा सामने आता है। नंबर 2, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कई बार वह भीतर का तूफान छुपा रही होती है। दोस्तों, इस कहानी की क्लोजिंग जीवन की सच्चाई से जुड़ी कुछ गहरी दिल में उतरने वाली बातें। जब कोई कहानी सिर्फ घटनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे की भावनाएं और सीख दिल में उतर जाएं, तभी वह एक अनुभव बन जाती है। यह कहानी भी ऐसा ही एक अनुभव है जो हमें न्याय, इंसानियत और चुप्पी के अर्थ को दोबारा समझने का अवसर देती है। यह सिर्फ एक निर्दोष युवक अर्जुन की कहानी नहीं है।
ये समाज की उस जल्दबाजी की कहानी है जहां हम जो दिखता है उसी को सच मान लेते हैं। नेहा का फैसला सिर्फ एक अफसर का नहीं था, वह एक नारी, एक संवेदनशील इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लिया गया निर्णय था। यह हमें सिखाता है कि इंसाफ सिर्फ गुनाह और सजा के बीच नहीं होता। इंसाफ तब होता है जब किसी टूटे हुए को दोबारा जीने की वजह दी जाए। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, सावधान रहें, क्योंकि आज भी कई अर्जुन हमारी आंखों के सामने चुपचाप सजा भुगत रहे हैं, कभी लाचारी से, कभी समाज के डर से, और कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको सोचने पर मजबूर कर गई होगी। आपका क्या विचार है? क्या आप इस